Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Shahid Raza, Assistant Professor, University of Education, Lahore. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is related to perspectives in psychology. और हम different perspectives discuss करेंगे, but in this video we are going to discuss about the cognitive perspective of psychology. Cognitive psychology या cognitive perspective या cognitive जो नुक्ता नज़र है साइकोलॉजी का, ये बताता है कि इट्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। इंसान के अंदर जितने भी मेंटल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनकी स्टडी करने का नाम है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। आपके ब्रेन में जितनी भी वर्किंग हो रही है, इंक्लूडिंग परसेप्शन है, थिंकिंग है, मेमोरी है, अटेंशन है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और लर्निंग है, इन सब को अगर हम इकट्ठा करें और कंबाइन करें और इसकी स्टडी करना चाहें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड योर ब्रेन एंड व्हाट आर द इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, इसके ऊपर जब आप गौर फिक्र करते हैं और देखते हैं तो ये कहलाता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। यानी आपके ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन के जितने भी थिंकिंग के हवाले से जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके हवाले से ये डील करता है। सिंपली हम कह सकते हैं समझने के लिए, इट्स अ साइंस ऑफ हाउ वी थिंक। ये एक साइंस है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हाउ वी थिंक। अब हम बात करेंगे कि इसके ऊपर किस किस रिसर्चर ने काम किया, कब ये स्टार्ट हुआ काम। तो सबसे पहला नाम जो इसमें आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में या कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी में, वो आता है उल्रिच नाइसर का, जिन्होंने 1967 में कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की। और उनका जो काम था वो था ह्यूमन परसेप्शन के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, लर्निंग के ऊपर और इंटेलिजेंस के ऊपर। और उल्रिच नाइसर को फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया काम। तो इसके साथ जो दूसरे प्रोपोनेंट्स या सपोर्टर हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर, उसमें जॉन पियाजे का नाम आता है, जेरोम ब्रूनर का नाम आता है और एक मॉडल पेश किया था रिचर्ड एटकिंसन और रिचर्ड शिफ्रिन ने। जॉन पियाजे के हवाले से आप जानते हैं कि उन्होंने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पेश की थी 4, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। और इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों की एजेस भी बताई थी, यानी एज लेवल क्या होगा। यानी फर्स्ट जैसे सेंसरी मोटर स्टेज है तो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदाइश से लेके 2 साल तक, और फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज पे उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जो वो सीखता है, अंडरस्टैंड करता है, तो 2 साल से 7 साल के दरमियान। और इसी तरीके से थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 साल से 11 साल तक। और फिर चौथी और लास्ट जो पियाजे ने बताई वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल से शुरू होती है और ऑनवर्ड ये चलती है। इसी के साथ मैं बता रहा था कि एक मॉडल पेश किया था रिचर्ड एटकिंसन और रिचर्ड शिफ्रिन ने, जिसे कहा जाता है मल्टी स्टोर मेमोरी मॉडल। और इसमें उन्होंने बताया कि देयर आर 3 मेन स्टोर्स, जिसमें कोई भी फ़र्द, कोई भी बच्चा, कोई भी लर्नर चीज़ों को स्टोर कर सकता है अपनी मेमोरी में। और वो 3 है, सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इसके ऊपर बात की है। इसके साथ साथ जो जेरोम ब्रूनर है उन्होंने भी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर काम किया है और 3 जो है वो स्टेजेस बताई हैं, जिसमें पहली है इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, दूसरी है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन और थर्ड है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी जो कोई भी बच्चा है, कोई भी लर्नर है, कोई भी फ़र्द है, तो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें वो किस तरीके से प्रोसीड करता है। तो पहली है इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी सबसे पहले एक्शन बेस्ड होता है, वो पहले काम करता है, एक्शन जो है ना वो परफॉर्म करता है इनके मुताबिक। दूसरी है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वो इमेज बेस्ड होता है, डिफरेंट इमेजेस जो है वो देखता है और फिर उनको अपने जहन में लेके आता है और उसकी बेस पे फर्दर जो है आगे बढ़ता है। और थर्ड जो है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें लैंग्वेज बेस्ड है। अब वो यहाँ पे बोलना सीखता है, बात करना सीखता है, इंटरेक्शन सीखता है,
कम्युनिकेशन सीखता है तो लैंग्वेज बेस्ड है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये जेरोम ब्रूनर ने इसके ऊपर बात की है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में अटेंशन के ऊपर बात होती है कि कोई भी फ़र्द जो है वो जो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है और डिफरेंट एनवायरनमेंट से जो चीज़ें आ रही होती हैं उस पर कितनी अटेंशन से फोकस होकर उसके ऊपर गौर करता है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। डिसीजन मेकिंग कैसे करता है इसके ऊपर बात होती है और मेमोरी के ऊपर बात होती है, हम बात कर चुके हैं। फिर वो मेमोरी सिस्टम जो आपका है उसमें यादाश्त आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ विद द एज फैक्टर वो कम होना शुरू हो जाती है और भूलने का अमल शुरू हो जाता है, जिसे फॉरगेटिंग कहते हैं। तो फॉरगेटिंग भी इसी में आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में, और कैसे हम क्यों भूल जाते हैं और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, यादाश्त को कैसे बेहतर किया जा, शार्प किया जा सकता है। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसी में आ जाती है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इसमें आ जाती है, मेमोरी इसमें हम बात कर चुके हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें आ जाती है, स्पीच परसेप्शन के ऊपर बात होती है, विजुअल परसेप्शन के ऊपर बात होती है। तो ये सारी बातें कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी में हम इसको देखते हैं। और अगर हम बात करें कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है उसको हम क्यों कंसल्ट करें, व्हाट आर द रीज़न टू कंसल्ट अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, जिसने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी है और वो साइकोलॉजिस्ट है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास जाने के लिए उसको कंसल्ट करने की रीज़न वजूहात क्या हैं, चंद एक मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो है कि डिमेंशिया, ठीक है। डिमेंशिया क्या है कि आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, यादाश्त आपकी कम होना शुरू हो जाती है, और उसमें एक ख़ास जो डिज़ीज़ है वो आती है अल्जाइमर। अल्जाइमर इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया, जनरल टर्म ऑफ मेमोरी लॉस है, और इसमें डेली लाइफ पे जो आपकी यादाश्त है, जो आपका मेमोरी सिस्टम है वो वीक हो रहा होता है, आपकी यादाश्त कमज़ोर हो रही होती है। और अल्जाइमर डिजीज़ जो है 60 to 80% ऑफ डिमेंशिया केसेस जो है वो इससे डील करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रेन ट्रॉमा ट्रीटमेंट इसमें आ जाता है कि हम किसी भी फ़र्द को अगर ब्रेन ट्रॉमा के हवाले से ट्रीटमेंट लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं। इसी तरीके से कॉग्निटिव थेरेपी ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस, मेंटल हेल्थ कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं, उसके हवाले से अगर आप थेरेपी करवाना चाहते हैं तो फिर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। इसी तरह से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। हम स्टूडेंट की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसमें बहुत सारी हैं, मैं कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ADHD। ADHD क्या है? इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों को अफेक्ट करता है, जिसमें बच्चे जो है फोकस नहीं कर पाते, डिफ़िकल्टी फील करते हैं फोकस करने में, और अटेंशन जो है वो नहीं दे सकते, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हाइपर एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें ADHD में आती हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरी जो लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है वो है डिसकैल्कुलिया। नाम से आपको पता चल रहा होगा, डिसकैल्कुलिया, इट्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। यानी आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और दे फील डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड नंबर्स, वो एबिलिटी नहीं होती, मैथ फैक्ट्स को लर्न नहीं कर पाते। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड डिसकैल्कुलिया। फिर आती है डिस्ग्राफिया। इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी विच कैन अफेक्ट अ पर्सनस हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल्स। बच्चा लिखता है तो उसकी हैंड राइटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती, वो सही लिख नहीं पाता, डिफ़िकल्टी फील करता है, एंड दिस लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ रेफर्ड एज डिस्ग्राफिया। फिर हम बात करेंगे डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया क्या है कि आपके रीडिंग एबिलिटी को और लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग जो स्किल्स हैं उसको मुतासर करती है। आप पढ़ नहीं पाते सही तरह से, रीडिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है आपके लिए, किसी भी बच्चे के लिए। तो ये रीडिंग से रिलेटेड है, और लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल जितनी भी हैं डिसलेक्सिया में आती हैं। फिर आता है डिस्प्रैक्सिया। आपकी किसी भी बच्चे की जो मूवमेंट है और कोऑर्डिनेशन है उसके हवाले से प्रॉब्लम्स का काज होते हैं, और लैंग्वेज और स्पीच के हवाले से प्रॉब्लम्स होते हैं।
तो ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा बच्चा और मूवमेंट्स के हवाले से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का शिकार है, तो ये आ जाता है डिस्प्रैक्सिया में। देन कम्स नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसमें नॉन वर्बल क्यूज जो हैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता बच्चा, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे बॉडी लैंग्वेज है, तो इसमें पुअर कोऑर्डिनेशन होती है और प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता, तो ये नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आते हैं। इस तरीके से बहुत सारी और हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं इसके हवाले से जो मालूमात हैं, इसके हवाले से इनको डील करना है, इनको किस तरीके से हैंडल करना है और इसको कैसे ट्रीट करना है, तो ये सारा का सारा काम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में आता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी डील करती है। तो बस इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी रिलेटेड टू कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।